ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और हमारे साथ में हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर साहब। खट्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे पूछा कि वो कौन सा यकीन है, वो कौन सा आपका ट्रस्ट है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। क्योंकि जो भी आपके नतीजे हैं, जो भी आपका यकीन है, वो लोकसभा चुनावों को लेकर है। उसके बाद में कोई ऐसा स्पष्ट रूप से ना तो कोई जनादेश की बात सामने आई है, ना कोई सर्वेक्षण की बात सामने आई है। मीडिया में जो भी बातें आई हैं उसमें गठबंधन भी सामने आया, तभी जाके आपको पूर्ण सत्ता मिलती हुई दिख रही है। आपका अपना कौन सा आकलन है? देखिए, ये सारी विश्वास की जो बात है किसी एक बात पर निर्भर नहीं है जी। इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत से ऐसे पहलू गिनाए जा सकते हैं जिन पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सत्ता में आएगी। पहला, जैसे आपने कहा, केंद्र के अंदर हमारी सरकार आई है, अच्छे बहुमत के साथ आई है, लोगों का विश्वास जगा है कि देश का भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। एक दूसरा, इस समय प्रदेश में जो एक वातावरण बना है कि जैसे केंद्र में सरकार जिसकी होती है, प्रदेशों में भी सामान्यतः सरकार उसी पार्टी की बनती है जी। अब उस पार्टी की बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 पर आगे आएगी। 2, तीसरा विकल्प, आज के जो सरकारें, चाहे वो पिछली यूपीए की केंद्र में सरकार थी या हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा की जो सरकार चल रही है, इससे लोग त्रस्त हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं और अपने गुस्से का इजहार उनको करना है तो कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में उनको कुछ ना कुछ चाहिए। विकल्प आखिर चौटाला तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? जिनके नेता स्वयं 10 साल की जेल में अंदर हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री का दावेदार इस नाते से उनका अगला बेटा जो हो सकता है वो जेल में है, तीसरे बेटे का भी भरोसा नहीं है, वो कब क्या कर बैठे क्या नहीं कर बैठे, जो उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, जनता का कोई विश्वास उनके यहाँ है नहीं। जैसे उन्होंने पहली सूची अपने डिक्लेयर की है और उसके बाद उनके वहाँ भी भगदड़ मची है, चाहे वो अपने स्वार्थ के कारण से मची हो, लेकिन उस पार्टी से निराश सब लोग हैं, जनता निराश है। उनके लोग आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ संपर्क बनाए हुए हैं कि हमको आगे बढ़ा लो, हमको ले लो। हमारे आगे कहना है कि जो कोई नेता किसी भी पार्टी का बिना कंडीशन के आना चाहता है उसका स्वागत है, उससे काम लेना होगा तो पार्टी लेगी। पार्टी में एक बार वो सदस्य बनता है, उसको किस रूप में उपयोग करना होगा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के बाद वो हम उसका उपयोग सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारे एक स्क्रीनिंग कमेटी है, वो सब कुछ विचार करती है जी। ऐसा विकल्प के रूप में। अब अगर कोई हजका इस नाते से वो विकल्प है नहीं कोई भी, क्योंकि अगर कहीं समझौता रहता है तो हजका के लोग हमारे साथ मिलकर जितनी सीटों पर लड़ेंगे, अकेले भी लड़ते हैं तो उसको भी विकल्प के रूप में हरियाणा की जनता देखती नहीं है। आज विकल्प के रूप में अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही देखते हैं और उसमें से पार्टी के पास अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो विजन है, अपनी जो नीतियाँ हैं और वो केंद्र के साथ बहुत मेल खाती हैं, उस नाते से भी आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है, जनता पर विश्वास है कि वो अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे जिसमें से जनता की समस्याओं का हल हम कर सकें। ये तो आपकी बातें रहीं और आप अपनी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सकारात्मक बातें कहेंगे भी। लेकिन जो जनता के बीच में है, हुड्डा साहब हरियाणा को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। दुनिया भर में उनका, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे राज्य में इतना पैसा खर्च किया गया प्रचार के ऊपर, आप खुद भी देख रहे होंगे। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, और चारों तरफ हर जगह यही चल रहा है कि नंबर 1 हरियाणा। दूसरी तरफ अगर चुनावी मैनिफेस्टो की बात करें तो इनेलो ने ऐसी घोषणाएँ की हुई हैं कि मुझे लगता है कि एक जनता को किसी तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश है। ये अलग बात है कि वो आते हैं नहीं आते, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग बाजी कहीं मार ना ले जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हो ना जाएं। आपकी तरफ से काउंटर अटैक में क्या है? देखिए, जहाँ तक पैसा खर्च करने की बात है, जो हुड्डा सरकार के बारे में आपने कहा, हुड्डा सरकार ने पैसा खर्च किया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ है? आखिर उस पैसे का कहीं ना कहीं इस प्रदेश के सामने कहीं ना कोई दिखना चाहिए। विकास की बात करते हैं, विकास, अभी मैं उस प्रकार से उस बात को उस ढंग से तो नहीं रखना चाहता, लेकिन उस विकास के नाम पर जो उन्होंने ढंढोरा पीटा है कि भी ये विकास होगा, वो विकास हो गया। रोहतक के अंदर 2 पैरेलल सड़कें हैं। एक सड़क है जो दिल्ली का बाईपास है, एनसीआर की योजना है, राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर की योजना है। केंद्र स्तर के अंदर एक योजना है पानीपत से लेकर बावल तक, जो एक बाईपास दिल्ली का निकाला गया ताकि इस उत्तरी भारत का जितना ट्रैफिक है उसको हम दक्षिण या पश्चिम भारत के साथ जोड़ने के लिए जो एक बाईपास निकालना चाहिए वो निकाला गया। दूसरा बाईपास था कुंडली मानेसर केएमपी रोड, उस पर 1200 करोड़ रुपया खर्च किया, हरियाणा सरकार ने किया, और उसको ऐसा अधूरा छोड़ के रखा हुआ है जिसके अंदर लिटिगेशन तक पहुंच गए और वो अपने अपने ठेकेदारों को, अपने अपने घर के चहेते लोगों को जो उनको काम दिया, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, बीच में पड़ा है। और उसमें आज अगर मूल्यांकन कराया जाए तो उस 1200 करोड़ रुपए में 100 से 200 करोड़ तक का ही काम बाकी मिलेगा, बाकी सब वाशअवे हो गया, पानी में बह गया, सब बेकार हो गया, खत्म हो गया। ये 1000 करोड़ रुपये का घाटा यहाँ हुआ है।
फिर उसका पैसा, मानो केंद्र की योजनाओं का सारा पैसा इधर उधर न लगा करके एक इस रोड पर क्यों लगाया गया, कौन सी, पानीपत से लेकर के बावल तक। ये ठीक है, उसका लाभ कुछ जिलों को वहाँ मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन टारगेट क्या कि मुझे अपनी कंस्टिट्यूंसी सेफ रखनी है। अपनी कंस्टिट्यूंसी को सेफ रखने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा उस रोड का लोकसभा रोहतक के अंदर आता है। वो एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ऐसे कई उदाहरण हैं। आज ओल्ड एज पेंशन उन्होंने कहता 1000 रुपया, हम स्वागत करते हैं कि 1000 रुपया उन्होंने मंथली ओल्ड एज पेंशन किया है, लेकिन हमारा, मैं करनाल जिले का एक जिले का उदाहरण देता हूँ, ऑडिट जिसका हुआ है, इस ऑडिट में पिछले 2 साल के अंदर 55,000 नए ओल्ड एज पेंशन लोगों की दर्ज की गई है। उस 55,000 में से जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि 12,000 सही पाए गए, बाकी 43,000 के ऊपर या तो बंगलिंग है, एक के बाद दूसरा नहीं, एक नाम यहाँ चल रहा है शहर में, एक नाम वही नाम गांव में चल रहा है। उसकी आयु किसी की 50 साल है, किसी की 52 साल है, दिखाई है 60 साल 62 साल। कुछ लोगों के फार्म ही नहीं मिले, वो ट्रेस ही नहीं हुए कि ये 9-10 हजार नाम कौन है, उसकी पेंशन निकल रही है। आप 4 स्पष्ट रूप से आरोप ये है, 4 करोड़ 32 लाख रुपया एक जिले का भ्रष्टाचार, ये करनाल का पकड़ा गया। हरियाणा का लगाएंगे तो 20 चौक, मानो सबका चार नहीं भी होगा तो 50 करोड़ रुपया एक महीने का जो घोटाला, हजारों करोड़ रुपए की अगर आप बात कहें, अगर आपके अगर आंकड़ों में देखें तो ऐसे कई भ्रष्टाचार के घोटाले, वो चाहे वो जमीनों के सौदे में है। ये आरोप आमतौर पर राजनीतिक दलों के होते हैं। नहीं, हम सिद्ध करके, मैंने आंकड़े बताए आपको डिपार्टमेंट बताए हैं, 2 उदाहरण दिए हैं, और ऐसे एक उदाहरण नहीं, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। आरोप ऐसे ही कोई आरोप हवा में लगाते ऐसा नहीं है, हम इसको सिद्ध करने के लिए कहीं भी खुले आप बताने के लिए तैयार हैं। अब ये फैसला तो खैर अभी आगे आने वाले चुनाव में हो जाएगा, जनता क्या समझ रही है और आपके आरोपों में कितना दम है, ये तो जनता का जनादेश हो जाएगा। अब अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कल शाम को बड़ी गफलत भी रही, लेकिन ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आखिरकार शामिल हो गए हैं। उनके शामिल होने से आपको ताकत मिलेगी, या स्थानीय धरातल पर अगर देखा जाए तो जो कार्यकर्ताओं के बीच में टिकटों का बंटवारा था, जो लोगों के बीच में टिकटों की लाइन थी, या जो लोग आपस में अभी तक कांग्रेसी और बीजेपी बन के आपस में लड़ा करते थे, या वो उनके बीच में कितना सामंजस्य बैठ पाएगा। तो मैंने सवाल ये किया कि ताकत मिलेगी या वाकई कन्फ्यूजन पैदा होगा, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने जो भी कोई पार्टी में ज्वाइन किया है, पहली बात ये की है कोई कंडीशन नहीं है, आपको टिकट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आपको जिसको पर्दे के सामने तो यही होता है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति में रणनीति बना करती है। कोई पर्दे के पीछे किसी व्यक्ति से कोई बात ना हुई है, ना कोई शर्त तय हुई है। और जब सब लोग आए हैं, शामिल हुए हैं, मान लो अपने मन में कोई इच्छा लेके भी आया, तो इच्छा लेकर के आने में तो कोई हम मना नहीं कर सकते। आप इच्छा लेके क्यों आए, उनकी इच्छा रहेगी, इच्छा रहने के बाद वो बात भी अपनी करेंगे, पार्टी विचार करेगी। पार्टी का अपना एक सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम है टिकटें देने का, किसी की चाह के ऊपर टिकटें मिलेगी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो बड़े से बड़े नेता भी किसी का आश्वासन नहीं दे सकते जब आपकी टिकट पक्की हो गई। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी यदि किसी को कह दूं ना कि अच्छे भाई आपकी टिकट पक्की हो गई, मुझे भरोसा नहीं होता कि पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको टिकट देगा कि नहीं देगा। और ऐसे बहुत बार मेरे सामने ये उदाहरण मैं प्रस्तुत, आज उदाहरण अपने घर के देना अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत बड़े नेताओं ने आश्वासन दे दिया, फील्ड में भेज दिया और बाद में पार्लियामेंट। फिलहाल जिस रसूख और जिस अंदाज के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जाने जाते हैं, जो उनका राजनीतिक कद है, जो हरियाणा की राजनीति उनकी पैठ है, और ख़ास तौर से बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि गैर जाट की राजनीति की जाए, सफलता उसमें मिली नहीं। लेकिन क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो चलिए हम आपसे ये सवाल सीधा सा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराने के पीछे, या उन्होंने हरी झंडी दिखाई पार्टी हाईकमान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए, मकसद क्या है? नहीं, मकसद साफ है कि आखिर पार्टी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में साथ खड़े रहने वाले, चाहे वो कांग्रेस में भी रहे होंगे तब भी संघर्ष करने वाले कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जिनका लगता है कि हाँ जनता के साथ रसूख ठीक है, जनता की बातें वो करते हैं। देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी की आलोचना हम जो करते हैं उसके नेतृत्व भी करते हैं, उसके कार्यकर्ताओं की या उसके साथ मिलकर के चलने वाले ऐसे लोगों की आलोचना नहीं होती जो स्वयं आलोचना कर रहे हैं उन पार्टियों की। जो बड़े नेता होते हैं, जो ये गड़बड़ करने के सब जिम्मेवार होते हैं, ये सीधी जिम्मेवारी उनकी होती है, आलोचना उनकी होती है। क्या इस बारे में कुछ पर्दे के पीछे की राजनीति का कुछ खुलासा कर पाएंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब बात की अमित शाह जी से, या कुछ ऐसी बात आप बता पाएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे राजनीति क्या चल रही है? क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? आपकी जानकारी के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह सबसे पहली, अब बताने में कोई आपत्ति नहीं है, पहले हमने इसको सब जगह बताया नहीं, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली मीटिंग चौधरी वीरेंद्र सिंह की 1 घंटा मेरे साथ हुई है, फर्स्ट मीटिंग
अच्छा। हाँ, और उनके साथ फिर हमारे राष्ट्रीय जो हमारे जो अध्यक्ष, उनसे तो बाद में हुई है, ओम प्रकाश जी माथुर, हमारे राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा के सदस्य, उनके साथ मीटिंग हुई है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले शुरू में किसी के साथ भी मीटिंग कर लेते, ऐसा नहीं है। उसका एक वातावरण बनता है, उसका ग्राउंड तैयार होता है। उस ग्राउंड तैयार होने के बाद तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तो चीज़ें तब जाती है जब प्रदेश के अंदर उसकी कोई ना कोई कहीं सुगबुगाहट होती है। क्या हम ये माने कि पार्टी के अंदर ये प्रस्ताव भी है कि वो किलोई विधानसभा क्षेत्र से हुड्डा खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये सब रास्ते खुले हुए हैं। आखिर हमको चुनाव में चुनाव लड़ाना है तो रणनीति के तौर पर जो सामने कौन किस पार्टी का आदमी चुनाव लड़ रहा है उसके सामने हमको किसको उतारना है, ये तो निश्चित इस बात करेंगे। संभावना हो सकती है, लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, ये कोई बात आज विचार करने की नहीं है। क्या पार्टी के सामने या हरियाणा प्रदेश के जो नेता हैं उनके सामने एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये नहीं कि एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे जाट नेता हैं जो कि अभी तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने की वजह से थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं उन नेताओं के लिए? कुछ नहीं, क्यों उनका राजनीतिक बेस वही है उसी तरीके ऐसा होता है। हमारे यहाँ जाति के आधार के ऊपर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का कोई बेस नहीं होता। लेकिन राजनीति का तो अर्थ यही होता है ना? नहीं है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय आप राजनीति तो करते हैं ना? मैं करता हूँ। किस ऐसी राजनीति हम करते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी देश हित की राजनीति करेंगे, जातियों की राजनीति नहीं करेंगे। आज तक इस देश में, इस प्रदेश में जातियों की जो राजनीति होती रही है, हमारा संकल्प है उसको हम समाप्त करेंगे। हम जिस भी इकाई की राजनीति करेंगे उस इकाई के सब लोगों की एक, जिसको करना संपूर्ण राजनीति, वो संपूर्ण राजनीति करेंगे। योग्यता के आधार के ऊपर नेता, व्यक्तिगत योग्यता भी होती है, आप उसके आधार पर आते रहेंगे। जातियों के आधार पर कभी उसका मूल्यांकन कभी किया ही नहीं और आगे करेंगे भी नहीं। खट्टर साहब जिस अंदाज में बात करते हैं, जिस साफगोई से अपनी बात करते हैं, जिस गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं, मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि जैसे समंदर के ऊपर शांत होता है लेकिन अंदर तूफान मचा हुआ होता है। कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है? कभी नहीं, कतई नहीं। इसलिए कि आखिर हमारी पार्टी आज से काम नहीं कर रही है। 1900 जनसंघ हमारा जो स्वरूप था 1951 में उसकी स्थापना हुई थी। अगर हमको इस प्रकार की राजनीतियाँ करनी होती तो मनीष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से 25, 30, 40 साल पहले हम राज्य में आ गए होते। हमने अगर इतनी लंबी यात्रा की है और एक सैद्धांतिक राजनीति की यात्रा की है, अगर हमने विचारधारा को साथ में लेकर के चले हैं, उसी का कारण है कि हमने शॉर्टकट कभी नहीं मारे। एक बहुत व्यक्तिगत सवाल है, कभी नहीं मारे तो अभी शॉर्टकट लगेगा, ऐसा तो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता। आज तो हम अच्छी स्थिति में हैं। एक व्यक्तिगत सवाल वो ये कि मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा दिक्कतें हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, कुछ आरोप ये लगते रहते हैं कि लोकल के निवासी, बाहरी होने का, ये सब जो चीज़ें चलती रहती हैं माहौल में, जो फिजाओं में ये बातें चलती रहती हैं, ये इसकी हवा कहाँ से मिलती है? क्या इसके लेके कुछ दिक्कत आपको होती? कुछ मैंने कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया कि मुझे चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना। संगठन ने पहली बार ऐसा संकेत दिए हैं कि भी इस बार विधानसभा के चुनाव में लगता है आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है। एक संकेत, और वो भी करनाल विधानसभा क्षेत्र, एक संकेत है। उसमें से किस विधानसभा से संगठन के लोग, पार्टी के लोग मुझे कहेंगे, ये न मुझे पता है न किसी और कार्यकर्ता को पता है। जिस दिन निर्देश हो जाएगा कि आपको इस विधानसभा चुनाव लड़ना है, उस दिन डंके की चोट से उस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बाहरी का प्रश्न है या भीतरी का प्रश्न है, न मैं कहीं के लिए बाहरी हूँ न भीतरी हूँ। कारण भीतरी बाहरी उसका होता है जिसका अपना कुछ होता है। मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, न मेरा कोई धंधा है, न मेरा व्यापार है, न मेरी दुकान है, न मेरा कोई फैक्ट्री है, न मेरा घर है, न मेरा परिवार है। मेरा अगर है तो सारा समाज है, वो सारा समाज देश भर का समाज है और वो सारा समाज हरियाणा का समाज है। अगर 34 साल की इस काम करने के तरीके से, मानो मैं 34 साल हो गया मैं घर परिवार से अलग हुए, आप लोगों को पता है कि जी बिल्कुल। इस 34 साल के बाद भी मैं कहीं से बाहरी हूँ या कहीं से भीतरी हूँ, तो ये सोच है, लोगों की सोच हो सकती है। वो सोच उनकी होती है, उनकी हो सकती है भाई, जो कहते होंगे उनकी हो सकती है। आपके जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है? हर जगह पर कुछ ना कुछ कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता है जिनके मन में इच्छा रहती है कि मुझे चुनाव लड़ना है जी। और जो इच्छा वाले लोग होंगे वो अपने व्यक्तिगत हित में सोचेंगे, उनका कोई ना कोई बिंदु तो उनको चाहिए कहने के लिए। मेरे पास कोई ऐसा बिंदु बहुत संक्षेप में, चूंकि आप वरिष्ठ हैं, आपके पास अनुभव है, पार्टी अगर आपको दायित्व देती है, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व संभालने की बात हो या सत्ता के नेतृत्व संभालने की बात हो, आपके जहन में यस है या नो है? क्योंकि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर, 4 भूमिकाएं होती हैं किसी कार्यकर्ता के काम करने की। जो भूमिका मिल जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी पीर का मतलब हम किसी भी ऊंचे स्थान के ऊपर अगर पार्टी सोचती है जी, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बवर्ची होता खाना बनाना, रसोईया,
अगर रसोई का काम भी मिल जाए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भिश्ती होता बाहर से पानी भर के जो लोग लाते थे, कुएं से घर में लाते थे, उसको भिश्ती कहते थे, वो भी अगर भर के लाना तो भी लाने के लिए तैयार है। खर का मतलब होता है मजदूरी करने वाला, बोझा ढोलने वाला। अगर वो भूमिका पार्टी झाड़ू लगाने का भी देती है तब भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं हर भूमिका के लिए तैयार हूँ, इसमें कहीं तो फिलहाल पार्टी सत्ता में आ रही है, पार्टी सत्ता में आएगी, गठबंधन के साथ भी और गठबंधन के बगैर भी, दोनों तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो केबीसी एक मुलाकात में मनोहर लाल खट्टर साहब थे आज के मेहमान, जिनकी बातों से ये लगा कि पार्टी उन्हें कोई भी दायित्व दे वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे वो सत्ता के नेतृत्व की बात हो या फिर संगठन के नेतृत्व की बात हो। मनोहर लाल खट्टर साहब तैयार है। केबीसी एक मुलाकात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और हस्ती के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।